Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the mock test. It's a recalls basically. A 5-year-old child present with a fever, productive cough, difficulty breathing, respiratory rate 50 beats per minute है. Examination में mild chest in drawing है, but no sadness. What is the most sensitive clinical sign of the pneumonia? अब इसमें देखो रेस्पिरेटरी रेट कितना ज़्यादा है, तो आपने याद रखना है कि मोस्टली जो है ना टिकिपनिया जो होता है वो सेंसिटिव और क्लिनिकल साइन होता है नमूनिया का. तो इसमें रेस्पिरेटरी रेट यू विल मेंशन. And a 25-year-old man present with a severe pain paresthesia after the radial bone fracture. His distal pulses are intact. Examination perform tense, painful है. पैसिव मोमेंट में वट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट. रेडियल बॉन फ्रैक्चर के बाद अगर वो 5 पीज होते हैं, पेन पेरेस्थीसिया, तो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम का होता है. ठीक है, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ये होता है कि आपने फेशियोटॉमी कर देनी है. The next one is a 6-year-old girl fell from the bicycle crying due to the perineal pain. Examination पे swelling और hematoma labia majora पे विदाउट एक्टिव ब्लीडिंग. ठीक है, वट इज़ द बेस्ट इनिशियल स्टेप. अब इसमें जो वल्वुलर हीमाटोमा होते हैं ना बच्चों में, आपने कंजर्वेटिवली मैनेज करने होते हैं कोल्ड कंप्रेसिव एनाल्जेसिया दिन को. अगर तो एक्सपेंडिंग है लार्ज हीमाटोमा, इवन वो प्रेशर कॉज करे, देन यू विल परफॉर्म द सर्जिकल इवैक्यूएशन. तो उन्होंने इनिशियल पूछा, देन यू विल अप्लाई द आइस. 30-year-old woman present with infertility for the 6th year and progressively worsening dysmenorrhea. On pelvic examination, her uterus is fixed and the tender. What is the most likely? अब इसमें देखो डिस्मेनोरिया है, यूट्रस फिक्स और टेंडर है और इनफर्टिलिटी भी है. ठीक है, तो इसमें मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा? एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस के 3 याद रखने हैं: pelvic pain, इनफर्टिलिटी और डिस्मेनोरिया. Then patient with a long-standing liver cirrhosis present for the routine follow-up. The physician want to screen him for the hepatocellular carcinoma. Which of the following is the best screening? अब देखो इसमें हेपेटोसेलर में बेस्ट स्क्रीनिंग क्या होती है? अल्फा फीटोप्रोटीन, या फिर आप एब्डोमिनल स्कैन करवाते हो. सिरोटिक के अंदर आप अल्ट्रासाउंड अल्फा फीटो जो प्रोटीन होती है एवरी 6 मंथ करते हो, और ट्राईफेजिक और एमआरआई जो होता है ये डायग्नोस्टिक होता है और ये नॉट फॉर द स्क्रीनिंग. अब ड्यूरिंग द रूटीन चेकअप जो है एल्डरली मेल जो है इज़ फाउंड टू हैव द एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म मयर द 4.5 सेंटीमीटर. ही हैज़ नो पेन और सिम्टम्स. व्हाट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट? रूटीन चेकअप किया है और मेल को आपने देखा है कि उसमें एओर्टिक एनोरिज्म है और उसका भी साइज़ बड़ा हुआ है, तो उसको कोई पेन और सिम्टम नहीं है. बेस्ट मैनेजमेंट यही होती है कि आप उसको मोनीटर करो, इधर इसका साइज़ बढ़ तो नहीं रहा. अगर कम होगा ना लाइक 5.5 से, तो आप कंजर्वेटिवली मैनेज करते हो. ठीक है, और सीरियल अल्ट्रासाउंड करोगे 6 से 12 मंथ में. अगर ज़्यादा होगा देन आप सर्जरी करते हो. 70-year-old man present with a reducible inguinal hernia causing the mild discomfort. There are no signs of the obstruction or strangulation. What is the most appropriate management? एक सेकेंड, हाँ पहले इसको देख लो. अगर तो हर्निया रिड्यूसेबल होता है ना तो इलेक्टिव प्रिपेयर करते हैं टू प्रिवेंट स्ट्रेंगुलेशन, और ऑब्जर्वेशन जो है वो हाई रिस्क के अंदर करेंगे. अब इसमें देखो नो साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और रिड्यूसेबल है, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगी कि आपने इसको इलेक्टिव सर्जिकल रिपेयर करना है. ठीक है, ताकि फर्दर कार्सिनेशन ना हो. अगर हाई रिस्क में हो तो फिर आप उसमें ऑब्जर्वेशन करोगे. 35-year-old मैन प्रेजेंट टू एमरजेंसी डिपार्टमेंट विद पैल्पिटेशन. ईसीजी पे आपको नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया मिला है. ठीक है, विद सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया. ही इज़ हेमोडायनामिकली स्टेबल. व्हाट इज़ द इनिशियल मैनेजमेंट? अब इसमें आप वेगल मैनोवल करते हो, ये फर्स्ट लाइन होता है स्टेबल पेशेंट के अंदर, और अगर इनइफेक्टिव होगा देन आप आईवी एडिनोसिन देते हो. 68-year-old मैन विद द कन्फ्यूजन माइल्ड वीकनेस आफ्टर द माइनर हेड इंजरी. सीटी के ऊपर किया है स्मॉल ड्यूरल हेमाटोमा है. जीसीएस जो है वो 13 है. व्हाट इज़ द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब इसमें देखो अगर स्मॉल ड्यूरल हेमाटोमा होता है ना, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस स्टेबल है, जीसीएस 12 से ज़्यादा है, तो आप कंजर्वेटिवली मैनेज करते हो. और अगर उसका मैस डिफेक्ट आ रहा है, मैस इफेक्ट आ रहा है और डिटोरेटिंग जीसीएस है, देन आप क्या करते हो? ऑब्जर्व करोगे और जो है वो इमेज को रिपीट करवाते हो 12 से 24 आवर्स में. एंड द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द नंबर 46254366, व्हाट इज़ द मोड? अब इसमें क्या है कि मोड जो है ना बेसिकली इज़ द नंबर. मोड पूछ रहे हैं इज़ द नंबर डेट अपेयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली. अब इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा अपेयर हो रहा है? 6. ठीक है, तो इसका क्या होगा? यही मोड है. मोड जो होता है वो रिपीट होता है. स्टडी कंपेयर्स द रेट ऑफ द टाइप 1 अमंग द इन्फेंट बोर्न बाय वजाइनल डिलीवरी वर्सेस द सी सेक्शन. What statistical measure is most appropriate to represent the association between these two? एक्सपोजर और डिज़ीज़ को करने के लिए आपने याद रखना है कि हम हमेशा और रेशो यूज़ करे होते हैं. ठीक है, जो एक्सपोजर भी बताती है कि कितनी टाइप ऑफ डिलीवरी है, और आउटकम जो है वो डिजीज़ अक्रस को बताती है. अब इसमें ऑड्स रेशो आपने याद रखनी है एक्सपोजर और डिजीज़.
27-year-old woman with advanced cystic fibrosis found to be pregnant. Pulmonologist informed her continued pregnancy poses a serious risk to her life. She requests the termination of the pregnancy. What should the physician do? अब देखो आप इसमें अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस है और पल्मोनलिस्ट ने कंटिन्यू प्रेगनेंसी पोजेस अ सीरियस रिस्क टू हर लाइफ, शी रिक्वेस्ट द टर्मिनेशन, व्हाट शुड, अब इसमें फिजिशियन को क्या करना चाहिए? इसमें अगर तो प्रेगनेंसी उसकी लाइफ को डेंजर करिए देन यू विल टर्मिनेट इट. Abortion is permitted only if the mother life is at the significant risk. In this case, continuation may threaten her survival, hence the termination is ethically and legally satisfied. Woman fell in her garden and sustained a minor laceration on her head. Her last tetanus vaccination 12 years ago. What is the next step? Last tetanus जो उसको 12 years ago लगा था, तो आप इसमें booster apply करोगे. One second. अब इसमें नेक्स्ट आपने याद रखना है अडल्ट जिनको प्राइमरी टेटनस वैक्सीन रिसीव हुई होती है उसको आपने हर 10 साल के बाद बूस्टर लगानी होती है. अगर 10 साल से ज़्यादा हो जाए तो फिर आप वूंड की प्रोटेक्शन के लिए भी लगा देते हो. सॉरी एक सेकेंड, हाँ इसमें टी डैब बस ठीक है. ओके. 30-year-old woman present with a multiple bruises on her arms and the face. On gentle questioning, she admit that her husband has been physically abused for months. What should the physician do first? अब इसमें मल्टीपल ब्रूजेस हैं तो आप फ़ौरन से लीगल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करोगे. डोमेस्टिक वायलेंस को आपने रिपोर्ट करना होता है. ठीक है. 24 वीक प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंट फॉर द रूटीन एंटीनेटल विजिट. अल्ट्रासाउंड पे आपको ट्विन टू ट्विन ट्रांसफर मिला है. वट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट इसमें क्या होगी? अब इसमें ना आप फिटोस्कोपिक लेज़र एबलेशन करते हो प्लेसेंटा एनास्टोमोसिस के लिए. अगर तो 26 वीक से पहले स्वेयर TTS होता है ना तो आप लेज़र एबलेशन करते हो. ठीक है, ताकि आप इंटरट्विन को बैलेंस कर सको. और एमनियो रिडक्शन जो है ये टेम्प्रेरी मैयर होती है माइल्ड केसेस अगर लेज़र नहीं है. अगर 26 से पहले है तो TTS, वरना फिर एमनियो रिडक्शन. The next one, according to the Saudi Ministry of Health immunization schedule, which vaccine should a child receive at the 12 months of the age? अब इसमें 12 मंथ्स पे जो बच्चा रिसीव करेगा ना वो MMR, वेरिसेला, हेपेटाइटिस से. ठीक है. और अर्ली डोजेज जो होती हैं जो कि DTaP, IPV, हेपेटाइटिस B ये बाय 6 मंथ पे कंप्लीट हो जाती हैं. अब इसमें सऊदी मिनिस्टर है विच वैक्सीन शुड 12 मंथ्स पे. अब क्या याद रखोगे? MMR, वेरिसेला और हेपेटाइटिस A. 2-month-old infant present for the routine vaccination. Which set of the vaccine should be administered at his visit? 2 मंथ है और रूटीन वैक्सीनेशन के लिए आया. कौन सी आप एडमिनिस्टर करोगे इस वीक पे? इसमें DTP, ओके, एंड IPV, हेपेटाइटिस B, HIV, PCV और रोटा. इसका स्केड्यूल मैंने आपको बताया हुआ है एक वीडियो में, आप उसमें देख सकते हो. 2 मंथ्स पे इन्फेंट जो रिसीव करता है फर्स्ट डोज की DTP, हेपेटाइटिस B, HIV अलॉन्ग विद IPV और PCV एंड रोटा वायरस. Patient undergoing the chemotherapy for the lymphoma develop the weakness, nausea and lamp finding में high potassium है, high uric acid है, high phosphate है. What should be given in addition to aggressive dehydration? अब इसमें देखो वीकनेस है और कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उसमें ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो जाता है. लैब पे आपको हाई पोटेशियम सब कुछ हाई मिल रहा है. वट शुड बी गिवन? एग्रेसिव हाइड्रेशन के लिए आप इसको क्या देते हो? रेस्पिरिकेस. 32-year-old woman present with a breast tenderness crying due to the postpartum discomfort. She asked for the physical activity would best her health and the mood. What type of exercise should be advised? Tenderness है और crying है due to the postpartum discomfort. She asked which physical activity would be best for her. अब इसमें आप aerobic exercises बताओगे. Brisk walking, light jogging, improve the mood, relieve the stress, help manage the postpartum. They are safe once the patient is physically stable. 27-year-old woman was diagnosed with the left tubal ectopic pregnancy and received a single dose of the methotrexate on day 4 and 7. Day 4 और 7 पे बीटा HCG पे प्लेट्यू मिल रहा है. नो एडुकेट डिक्लाइन. वट इज़ द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप? इसमें याद रखो कि आप एक्टॉपिक है ना उसने methotrexate कर लिया और डे 4 और 7 पे उसका प्लेट्यू मिला आपको. ठीक है. नो एडुकेट डिक्लाइन. आफ्टर द methotrexate बीटा शुड बी वो 15% ड्रॉप होना चाहिए डे 4 और 7 पे. लेकिन अगर प्लेट्यू है या फिर राइज हो रहा है तो फिर आप उसमें सेकेंड डोज रिकमेंड करते हो. आफ्टर अगर तो ये ड्रॉप करेगा, ठीक है, शुड बी ये करना चाहिए ना वैसे. और अगर नहीं प्लेट्यू या फिर राइज है तो फिर आप सेकेंड डोज लगा देते हो. 26-year-old woman with a single dose of IM methotrexate for tubal ectopic pregnancy. बीटा HCG उसका ज़्यादा है. On the day of the injection,
and on the day 4 पे उसका 3100 है और 7 पे 29. She remains hemodynamically stable with no abdominal pain or bleeding. What is the most appropriate next step in the management? अब इसमें भी देखो उसने क्या बताया कि बीटा एच 3000 था, ठीक है, और डे 4 पे 3100 है और 7 पे 2900, लेकिन 15% रेज होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसमें अभी उसको बता देंगे अगर हेमोडायनामिक कोई एब्डोमिनल पेन किया हम उसमें सेकेंड डोज लगा सकते हैं, ठीक है, कंसल्ट करने पॉसिबिलिटी है, ओके। Methotrexate treatment for ectopic expected to fall by 15%. In this case, beta HCG decreased minimally from 100 to 29, which is less than the 15%. ठीक है, इसका मतलब है कि इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि आपने methotrexate की दोबारा से डोज लगानी है। 9-year-old boy is brought to clinic because his housemate was recently diagnosed with active pulmonary tuberculosis. Okay, and no symptom, fever, cough, weight, physical examination normal है, interferon gamma returns positive, chest x-ray पे normal नज़र आ रहा है with no evidence of active disease. What is the most appropriate management? अब इसमें अगर तो फॉर एग्जांपल इग्रा पॉजिटिव आ जाता है और नो नॉर्मल चेस्ट एक्स या नो क्लिनिकल सिम्टम है तो उसका मतलब है लेटेंट टीबी है, ठीक है, और नॉट द एक्टिव। और अगर तो फॉर एग्जांपल CDC WHO के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड ट्रीटमेंट लेटेंट का जो होता है ना वो अपनी आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन जो होती है ना वो 3 मंथ्स के लिए देनी होती है, ठीक है। एक्टिव टीबी के लिए आपने 4 ड्रग्स देनी होती है, इसके अंदर तो आपने अभी 2 ही देखी है ना, वो 3 मंथ्स के लिए देनी है 3HR। और इसके अंदर आपने क्या करना होता है, फुल 4 ड्रग्स देनी होती है एक्टिव डिजीज़ के लिए, और INS रिफेम्पिन फॉर द 3 मंथ्स एज अ प्रोफाइलिक्सिस फॉर द लेटेंट इन्फेक्शन। तो इसमें क्या होगा, इग्रा के लिए ना आइसोनियाजिड और रिफेम्पिन आपने 3 मंथ्स के लिए देनी है। रिसर्च टीम स्टडिंग ब्रेस्ट कैंसर अक्रस इन अ पॉपुलेशन ओवर 1 year, दे identify 15 new cases of the breast cancer among 1000 women observed for that year. What the, ये क्वेश्चन मिस हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। मैरिड पीपल couple present to fertility clinic requesting in the IVF with the sex selection because they specifically want a male child. What is the most appropriate physician? अब इसमें आपने बताना है इन्फॉर्म देम डैट द रिक्वेस्ट इज़ अनएथिकल है क्योंकि उसे नॉन मेडिकल जेंडर सिलेक्शन प्रोहिबिटेड होती है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में। फिजिशियन मस्ट एजुकेट काउंसिल द कपल अबाउट द एथिकल वायलेशन, नॉट refer them everywhere elsewhere by past a rule. And the next one is the 10-year-old boy brought to emergency department after being struck by the car while riding his bicycle. He's awake but appeared dazed. What is the most appropriate tool to assess his level? GCS होता है ना। Then is the researcher are evaluating the new influenza vaccine, randomly assign one group of the participant to receive the vaccine and another group of vaccine receive a placebo, then follow both group over the several years to compare infection rate. What type of study is this? अब इसमें ना आपने याद रखना है कि जो रैंडमली एलोकेट होती है टू इंटरवेंशन और कंट्रोल ग्रुप एंड देन फॉलो परस्पेक्टिवली, दिस इज़ द RCT। ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कि इसमें आप देख रहे होते हो कि क्या ये रिलेशनशिप और उसकी एफिकेसी क्या है। अब आपने क्या एवेलुएट करी और न्यू वैक्सीन को आपने वही असाइन कर दी, ठीक है, और दूसरे को आपने प्लेसेबो देन फॉलो आपने दोनों का देखा इन्फेक्शन रेट कितना है, तो इसमें आपने ये कौन सी होती है रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल। 6 month old infant with a cerebral palsy present with a weight loss, recurrent pneumonia, GERD is suspected. What is the next diagnostic step, क्या होता है इन इवेलुएशन? वेट लॉस है, GERD है, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी और नमूनिया, तो इसमें हम क्या करते हैं 24 आवर जो है वो एसोफिजियल पीएच मॉनिटरिंग करते हैं। GERD के लिए यही होता है। 40-year-old man with a psoriasis history of the gout present with a persistent joint pain involving the right grade 2 left ankle both knees despite regular use of the allopurinol. Examination पे आपको active arthritis मिल रहा है in the multiple joint. What is the most likely cause of his joint pain is the psoriatic. Okay. गाउट है और इसके अलावा एक्टिव आर्थराइटिस, सोरियासिस की हिस्ट्री देती ना, और उसके बाद आपकी सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है। एसिमेट्रिक होगा, पोलियो होता है, लार्ज स्मॉल दोनों को इन्वॉल्व करेगा। 49-year-old मैन प्रेजेंट विद 4 months हिस्ट्री ऑफ द परसिस्टेंट ड्राई कफ वर्सेस द पेरोक्सिम इंटरफेयर विद द टॉकिंग, शी वाज ट्रीटेड फॉर द allergic rhinitis with the intranasal steroid without improvement. She mild dust allergy but otherwise no illness. Examination पे nasal congestion है, ड्राई कफ है, चेस्ट एग्जाम और एक्सरे पर नॉर्मल है। स्पायरोमेट्री पे आपको रेशो 70% मिली है जो कि इम्प्रूव हो जाती है बाय द 20% आफ्टर द ब्रोंकोडायलेटिस। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टेस्ट टू परफॉर्म नेक्स्ट? क्या होगा इसमें हम ना जब भी क्रॉनिक अस्थमा होता है उसके लिए हम ये जो मेथोकोलिन चैलेंज टेस्ट होता है ना ये करते हैं। इसमें हम देखते हैं ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस को,